जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सुरेश कुमार एनसीईआरटी। आज हम बिहार दरोगा का सेट नंबर 1 लेंगे जो इजुटेरिया प्रकाशन का है और ये नया मार्केट में आया है, इसी को लिए हैं। तो अगर नए देख रहे होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर लीजिएगा। और बहुत सा सेट प्रैक्टिस हमने आपका प्लेटफॉर्म का यानी रुकमनी का भी करा दिए हैं 30, और अगर नया उसका वॉल्यूम 2 आएगा तो उसे भी कराएंगे। और इजुटेरिया का आपका ये वॉल्यूम 2 है। तो नए देख रहे हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को और वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। पूरा डिटेल के साथ चलेगा, जीके और जीएस। तो आज सेट नंबर इसका पहला है, प्लेलिस्ट बन जाएगा इसका, आप देख लीजिएगा और कॉपी और कलम लेके बैठेगा। और जब यहाँ क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आप भी आंसर लगाते जाएगा, उसके बाद हम आंसर बताएंगे। सही रहेगा तो सही कर लीजिएगा, गलत रहेगा गलत। लास्ट में कमेंट करके जरूर बताइए कितना आपका सही हुआ। तो आइए बिहार दरोगा का है, देखिए वॉल्यूम 2, ये आपका 15 मॉडल सेट है, 15 दिन में कंप्लीट किया जाएगा। तो पहला देखिए, पहला सेट है, कहता है निम्न में किस शासक ने महामल्लभ की उपाधि धारण की थी? महेंद्र वर्मन, नरसिंह वर्मन प्रथम, नरसिंह वर्मन द्वितीय, नंदी वर्मन। तो पल्लव वंश के शासक नरसिंह वर्मन प्रथम ने महामल्लभ की उपाधि धारण की थी, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर जो आपका हो जाएगा नरसिंह वर्मन प्रथम, ऑप्शन नंबर 1। और इसे इन्होंने बतापी कोंड की भी उपाधि धारण की थी, ये भी याद रखिएगा, बतापी कोंड। और पल्लव वंश की राजधानी अगर संस्थापक कहा जाए तो श्री विष्णु थे। अगर इसकी राजधानी कहे तो कांचीपुरम थे, याद रखिएगा कांचीपुरम, कांचीपुरम इसकी राजधानी थे, कांचीपुरम। और इसका संस्थापक श्री विष्णु थे। और एक महाबलीपुरम स्थित एकाश में मंदिर का निर्माण नरसिंह वर्मन प्रथम द्वारा कराया गया था। और पल्लव वंश के शासक वैष्णव धर्म के अनुयायी थे, ये भी याद रखिएगा। और कांची स्थित कैलाश मंदिर का निर्माण नरसिंह वर्मन द्वितीय द्वारा करवाया गया था, ये भी जो इससे संबंधित जो इम्पोर्टेंट था मैं इसे व्याख्या कर दिए। इसी तरह आपका हर प्रश्न को व्याख्या किया जाएगा। नए होंगे तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा, अपने दोस्त के पास भी जरूर शेयर कीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन, मंदिर बनाने की कला विकास सर्वप्रथम किस काल में हुआ था? मौर्य काल में, संगम काल में, गुप्त काल में या चोल काल में? तो सर्वप्रथम मंदिर बनाने की कला विकास जो हुआ था गुप्त काल के समय में हुआ था, गुप्त काल। ऑप्शन जो हो जाएगा आपका ए होगा। और गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल भी कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा। अगर गुप्त वंश का संस्थापक कहा जाए तो श्री गुप्त थे। और इस वंश के शासक चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराज धीराज की उपाधि धारण किए थे। और गुप्त सम्मत की शुरुआत जो हुआ था चंद्रगुप्त प्रथम ने किए थे। और समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है, ये याद रखेगा। और समुद्रगुप्त को कविराज के उपनाम से भी जाना जाता है। और प्रसिद्ध कवि हरिसेन समुद्रगुप्त के दरबार में रहते थे। और गुप्त वंश का अंतिम शासक कहा जाए तो विष्णुगुप्त था, ये याद रखिएगा। तो इसका जो आंसर होगा आपका सी होगा। मंदिरों का शासक कला विकास सर्वप्रथम किस काल में? तो गुप्त काल में हो। क्वेश्चन नंबर आपका 3 है, यूनानी शासक मिनांडर को पराजित किया था? पुष्यमित्र शुंग ने, वैभूति ने, या वासुदेव ने, या चंद्रगुप्त मौर्य ने? तो इंडो यूनाना शासक मिनांडर को पुष्यमित्र शुंग ने पराजित किया था। और पुष्यमित्र शुंग ने अपने कार्यकाल के दौरान 2 अश्वमेध करवाए थे, ये भी याद रखिएगा। तो ये जो आपका यूनानी शासक मिनांडर को पराजित किया था तो पुष्यमित्र शुंग ने, यानी इंडो शासक मिनांडर को पुष्यमित्र शुंग ने पराजित किया था। और पुष्यमित्र युग के शासन काल में ही दौरान 2 गो अश्वमेध कराया गया था। अगर शुंग वंश की स्थापना कहा जाए, शुंग वंश की स्थापना
तो ये आपका सुंग वंश की स्थापना जो अगर राजधानी कहा जाता है, सुंग वंश की राजधानी जो होगा विदिशा होगा, याद रखिए विदिशा, सुंग वंश की राजधानी आपका विदिशा होगा। और ये भरहुत स्तूप का निर्माण पुष्यमित्र शुंग ने करवाया था और शुंग वंश का अंतिम शासक देवहूति थे। और पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के सभा में रहते थे, याद रखिएगा पतंजलि। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य मगध की राजगद्दी पर कब बैठा था? 322 ईसा पूर्व, 305 ईसा पूर्व, 345 ईसा पूर्व, 312 ईसा पूर्व। तो मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म 322 ईसा पूर्व में हुआ था। 300 कब गद्दी पर बैठा था ना, तो कब गद्दी पर ये तो आपका बैठा था 322 ईस्वी में, 322 ईसा पूर्व में। और इनका जन्म कहे तो 345 ईसा पूर्व हुआ था। जन्म कहेगा 345 ईसा पूर्व। चंद्रगुप्त मौर्य की राजगद्दी पर 322 ईस्वी में बैठा, यह बता दिए। और चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था, याद रखिएगा। और जो चाणक्य था प्रसिद्ध पुस्तक अर्थशास्त्र का लिखा था। और चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 ईस्वी में सेल्यूकस निकेटर को हराया था। और चंद्रगुप्त मौर्य जो था जैन धर्म का अनुयायी था, ये भी याद रखिएगा। और चंद्रगुप्त मौर्य ने भद्रबहु से जैन धर्म की दीक्षा ली थी। ये आपका कुछ इंपॉर्टेंट जो था मैं उसे व्याख्या कर दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वेद में परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा जाता है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद या अथर्ववेद? तो ये अथर्ववेद में परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका डी होगा। अथर्ववेद की रचना अर्थवा ऋषि द्वारा किया गया था। अथर्ववेद कन्याओं की जन्म की निंदा करता है, याद रखिएगा। और सबसे अंतिम में रचित वेद के रूप में अथर्ववेद को जाना जाता है, ये भी याद रखिएगा। और गोपद ब्राह्मण का संबंध अथर्ववेद से है, ये भी याद रखिएगा। तो ये ऑप्शन जो हो जाएगा इसका 5 का डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, मोहम्मद बिन तुगलक ने किसे दिल्ली का काली नियुक्त किया था? इत सिंह, इबन बतूता, सिकंदर शाह, वर्नी? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने इबन बतूता को विधाता से प्रभावित होकर इसे दिल्ली की काजी नियुक्त किया था, इबन बतूता। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका इबन बतूता हो जाएगा। और याद रखिएगा रेहला नामक पुस्तक की रचना इबन बतूता द्वारा की गई थी। और यह मोहम्मद बिन तुगलक के समय भारत आया था। यह मोरक्को का निवासी था, ये भी पूछते रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 7। कहता दिए गए प्रश्न में कौन सही सुमेलित नहीं है ये बताना। इधर विभाग दिया, इधर शासक दिया हुआ। तो ये जो आपका से अगर से नहीं है तो दीवान मुतखराज फिरोज शाह तुगलक, ये आपका नहीं है। बाकी है दीवान खैरात फिरोज शाह तुगलक था, शासक था। दीवान अर्ज बलवन, दीवान कोही मोहम्मद बिन तुगलक, लेकिन दीवान मुस्खराज जो था फिरोज शाह तुगलक नहीं था, याद हो जाएगा। तो हमको नहीं कह रहा था, ऑप्शन नंबर यही हो जाएगा, यही हो जाएगा। अगर दीवान अगर कहा जाए दीवान खैरात तो ये दान विभाग से संबंधित था। और दीवान अर्ज जो था आपका सैन्य विभाग से संबंधित था। और दीवान कोही जो था किसी विभाग से संबंधित था। और इसका जो संबंध था ना दीवान मुक्त खास का, ये आपका ये संबंध था आपका वित्त विभाग से संबंधित था, याद रखिएगा वित्त विभाग से। और यहाँ फिर नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं कि अकबर ने किस वर्ष स्वयं को हरम मदल से मुक्त किया था? 1556 में, 1562 में, 1563 में, 1564 में? तो प्रसिद्ध गुप्त शासक अकबर ने स्वयं को 1562 ईस्वी में हरम दल से मुक्त किया था। ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा आपका बी हो जाएगा 1562 में। और इसने दास प्रथा का अंत भी 1562 ईस्वी में किया था, यह ऑप्शन हो जाएगा आपका बी। और अकबर का जो पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556 ईस्वी में लड़ी गई थी। अकबर द्वारा हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में लड़ा गया था, ये भी याद रखिएगा।
और प्रसिद्ध संगीतकार जो संगीतकार था तानसेन, वो अकबर के दरबार में रहते थे। और जैन धर्म गुरु हरि विजय सूरी को इन्होंने जगत गुरु की उपाधि भी प्रदान की थी। तो हमें यहाँ कह रहा था कि स्वयं को हर मदल से मुक्त किया था, तो 1562 हो जाएगा ऑप्शन। नेक्स्ट है, किसके शासन काल में बंगाल को भारत का स्वर्ग कहा जाता था? सिराजुद्दौला, मीर जाफर, अलीवर्दी खां, इनमें से कोई नहीं। तो ये आपका अलीवर्दी खां को कहा जाता था। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका सी होगा। और 1740 ईस्वी में अलीवर्दी खां बंगाल का शासक बना था। इसने सत्ता संभालते मुगलों को राजस्व देना बंद कर दिया था। इसके शासनकाल में बंगाल को भारत का स्वर्ग कहा जाता है। ये मैंने बता दिया कि अलीवर्दी खां है। अलीवर्दी खां का उत्तराधिकारी सिराजुद्दौला हुआ था। ब्लैक होल की घटना जो हुआ था सिराजुद्दौला के समय में ही घटित हुआ था। और प्रसिद्ध जो बक्सर युद्ध हुआ था 1764 ईस्वी में हुआ था। बक्सर के युद्ध के समय मुगल शासक शाह आलम द्वितीय थे, ये भी याद रखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 10। कहता है किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में राजकीय कोषागार को मुर्शिदाबाद से कलकत्ता स्थानांतरित किया गया? वारेन हेस्टिंगा, लॉर्ड हेस्टिंगा, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड डलहौजी। तो वारेन हेस्टिंग्स को किया गया था। ऑप्शन नंबर ए होगा, ऑप्शन नंबर ए। तो गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स का जो कार्यकाल था 1774 से 1785 ईस्वी तक था। इसके ही शासनकाल में राजकीय कोषागार को मुर्शिदाबाद से कोलकाता स्थानांतरित किया गया था। और इसने 1781 ईस्वी में कलकत्ता में प्रथम मदरसा को स्थापित किया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर, बंगाल विभाजन प्रभावी लागू हुआ था 19 जुलाई 1905 को, 22 जुलाई 1905 को, 16 अक्टूबर 1905 को, या 20 अक्टूबर 1905 को? तो ये 16 करजन के समय बंगाल विभाजन की घोषणा 16 जुलाई 1905 को किया गया था और इसे 16 अक्टूबर 1905 को लागू किया गया था। तो ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और लॉर्ड कर्जन के समय 1901 ईस्वी में सिंचाई आयोग की स्थापना हुई थी और इसी के समय 1902 में पुलिस आयोग की स्थापना हुई थी। और कर्जन के समय 1904 ईस्वी में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम को पारित किया गया था और इसी के समय 1905 ईस्वी में पूरा कृषि अनुसंधान संस्थान खोला गया था। तो ये ऑप्शन जो इसका हो जाएगा बंगाल विभाजन प्रभावी 16 अक्टूबर 1905 को हुआ था। नेक्स्ट चलते, भूमिज विद्रोह का संबंध किस राज्य से था? बिहार से, उड़ीसा से, पंजाब से, झारखंड से? तो भूमि विद्रोह का संबंध जो वर्तमान झारखंड से है, ऑप्शन नंबर जो होगा आपका डी होगा, ऑप्शन नंबर डी। अगर अन्य विद्रोह का नाम देखा जाए झारखंड से तो एगो चेरो जो विद्रोह हुआ था प्रथम, वो 1770 से आपको 71 ईस्वी में, और द्वितीय चरण में हुआ था 1800 से 1819। एक कोल विद्रोह हुआ था आपका जो 1831 से 32 ईस्वी तक हुआ था। एक संथाल विद्रोह हुआ था झारखंड से संबंधित, वो 1855 से 1856 ईस्वी में हुआ था। एक मुंडा विद्रोह हुआ था जो 1899 से 1900 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 13। कहता किसने कहा था कि कांग्रेस के लोगों पदों के भूखे राजनीतिज्ञ है? लॉर्ड कर्जन ने, बंकिम चंद्र चटर्जी ने, लॉर्ड डफरी ने, या अरविंद घोष ने? तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने कहे थे कि कांग्रेस के लोग पदों के भूखे राजनीतिज्ञ है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। अरविंद घोष ने कांग्रेस को क्षय रोग से मरने वाला संस्था बताया था, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि जलियांवाला जांच से संबंधित हंटर कमेटी का रिपोर्ट को प्रकाशित की गई थी 1919 में, 1920 में, 1922 में, 1924 में। तो अब ये जो आपका जलियांवाला बाग अगर घटना कहा जाए तो 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग घटना हुई थी और इसी घटना के जांच हेतु जो हंटर कमेटी का गठन किया गया था और इस कमेटी ने 28 मई 1920 को अपनी रिपोर्ट जारी की थी। ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। तो याद रखिएगा जलियांवाला हत्याकांड आपका 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। जलियांवाला बाग हत्या घटना घटा था और इसकी जांच हेतु आपका कमेटी का जो गठन किया गया तो हंटर कमेटी का गठन किया गया था और इस कमेटी का जो रिपोर्ट दिया था 28 मई 1920 को रिपोर्ट जारी की थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। अगर नए हो तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा, पूरा डिटेल से बताया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं कि भारतीय विद्रोह के कारण पुस्तक के लेखक हैं। भारतीय विद्रोह के कारण पुस्तक के लेखक हैं सर सैयद अहमद खान, अमर सिंह या मोहम्मद इकबाल या वीर सावरकर। तो ये जो आपका होगा सर सैयद अहमद खान, यानी स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित पुस्तक भारतीय विद्रोह के कारण पुस्तक के लेखक सर अहमद खान है। ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट चलते हैं। अगर कुछ पुस्तक के नाम देखा जाए, जैसे वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस के लेखक वीर सावरकर हैं, तराने हिंद पुस्तक के लेखक मोहम्मद इकबाल हैं, द रिवोल्यूशनरी के लेखक सचिंद्र नाथ सन्याल है, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं कि अलकनंदा और पिंडार नदी का संगम स्थल कहलाता, रुद्रप्रयाग, विष्णु प्रयाग, कर्ण प्रयाग, इनमें से कोई नहीं। तो कर्ण प्रयाग अलकनंदा एवं पिंडार नदी का संगम कर्ण प्रयाग में होता है। ऑप्शन नंबर 16 का आपका सी हो जाएगा। किस प्रकार की मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ की बहुलता होती है? जलोढ़ मिट्टी में, काली मिट्टी में, लाल मिट्टी में, ए और बी दोनों में। तो ये जो आपका होता है काली मिट्टी, कार्बनिक पदार्थ की बहुलता होती है। इस मिट्टी को निर्माण बेसाल चट्टानों से टूटने से होता है। ऐसे रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन प्राय इसे काली मिट्टी कहते हैं क्योंकि इसमें कपास की खेती ज़्यादा होती है। इसे काली कपास की मिट्टी कहते हैं, याद रखिएगा, क्योंकि इसमें कपास की खेती ज़्यादा होती है। और काली मिट्टी मुख्यतः महाराष्ट्र, गुजरात और कर्नाटक क्षेत्रों में पाई जाती है। इसमें मैग्नीशियम, चूना, लौह तत्व का तथा कार्बनिक पदार्थ की अधिकता होती है, ये भी याद रखिएगा। तो ये जो ऑप्शन हो जाएगा आपका 17 का आपका काली मिट्टी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 18 दक्षिण अंडमान एवं लघु अंडमान को जोड़ती है। तो दक्षिण अंडमान और लघु अंडमान को जो जोड़ती है, दक्कन पास जोड़ती है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। यानी दक्षिण अंडमान और लघु अंडमान को दक्कन पास जोड़ती है, और जबकि तमिलनाडु एवं श्रीलंका को पाक स्ट्रेट जोड़ती है, और 10 डिग्री चैनल को लघु अंडमान और कार निकोबार के मध्य स्थित है। ये हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। नंदा देवी एवं नंगा पर्वत किस हिमालय के भाग है? तो ये जो है आपका हिमाद्री को बृहत हिमालय के नाम से भी जाना जाता है, और हिमाद्री की श्रेणी के औसत लगभग जो होता है लगभग ऊंचाई तो 6000 मीटर होता है। और कंचनजंगा, नंगा पर्वत, नंदा देवी जो है इसी हिमालय के भाग है, हिमाद्री का है। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका बी होगा। म्यांमार के साथ कितने भारतीय राज्यों को सीमा लगती है? तो म्यांमार के साथ आपको भारतीय 4 गो राज्यों की सीमा लगती है। अगर कौन कौन लगती है तो ये अगर याद रखिएगा, क्या अरुणाचल प्रदेश लगता है, मिजोरम लगता है, नागालैंड लगता है, मणिपुर लगता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 21 काराकुम रेगिस्तान स्थित है तुर्कमेनिस्तान में, ईरान में, सोमालिया में या दक्षिण अफ्रीका में? तो ये जो आपका तुर्कमेनिस्तान में है, ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। यानी काराकोरम रेगिस्तान तुर्कमेनिस्तान में स्थित है। इसका क्षेत्रफल अगर कहा जाए तो 2,70,000 वर्ग किलोमीटर फैला है। और विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान जो है अगर सहारा है, जो लगभग 11 देशों के सीमा को छूती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा झील रूस में स्थित नहीं है? ये जो है आपका रूस में स्थित नहीं है, तो पिनिपेग झील स्थित नहीं है, पिनिपेग। बाकी सभी जो रूस में स्थित है। तो पिनिपेग झील कहाँ है? तो पिनिपेग झील जो है आपका कनाडा में है, जबकि ओनेगा और लाडोगा और बैकाल झील है रूस में स्थित है। और विश्व की सबसे बड़ी झील कहा जाए तो कैस्पियन सागर झील है, तो हमें कह रहा था स्थित नहीं है, तो पिनिपेग झील होगा जो कनाडा में स्थित है। नेक्स्ट है, दिए गए विकल्पों में कौन सा देश भू आवेशित देश नहीं है? तो ये जो आपका है पौलू ऑप्शन जो हो जाएगा पौलू, यानी पाम्बा, ये जो आपका ये देश है यानी पौलू भू आवेशित देश नहीं है, जबकि अंडोरा, मोल्डोवा एवं मालवी भू आवेशित देशों के उदाहरण है। पाम्बा सिंचाई परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो पाम्बा सिंचाई परियोजना आपका केरल राज्य में स्थित है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी हो जाएगा। जबकि गिरना जो है सिंचाई परियोजना महाराष्ट्र में स्थित है। गिरना महाराष्ट्र में सिंचाई से संबंधित योजना एक गिरना है जो महाराष्ट्र में।
नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 25 में क्या कहता है कि बिहार के किस क्षेत्र में सबसे अधिक गन्ना का उत्पादन होता है। तो ये उत्तर पश्चिम क्षेत्र में सबसे ज्यादा आपका गन्ना का उत्पादन होता है। ऑप्शन नंबर जो होगा सी होगा, यानी बिहार में सबसे अधिक गन्ना का उत्पादन उत्तर पश्चिम क्षेत्र में होता है। इस क्षेत्र के अंतर्गत पूर्वी चंपारण हो जाएगा, पश्चिमी चंपारण होगा, सीवान होगा और गोपालगंज हो जाएगा, आदि जिले आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं, रेखी समिति का संबंध किस कर से है। तो ये जो आपका है ये प्रत्यक्ष कर से है। ऑप्शन नंबर जो होगा प्रत्यक्ष कर से, यानी रेखी समिति का जो संबंध है आप प्रत्यक्ष कर से है। एल के झा समिति का संबंध भी आप प्रत्यक्ष कर से है, जबकि वाचु समिति का संबंध जो है प्रत्यक्ष कर से है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं, भारत सरकार की कौन सी योजना परियोजना वर्ष 2015 में शुरू नहीं किया गया। तो ये आपका जो शुरू नहीं किया गया था भारतमाला परियोजना, ऑप्शन नंबर डी होगा। भारतमाला परियोजना जो चालू किया गया था आपका 2017 में चालू किया गया था, याद रखिएगा अक्टूबर 2017 में चालू किया गया था और हमें कह रहा था नहीं, तो यही हो जाएगा। और बाकी सभी जो है आपका योजना आपको 15 में चालू किया गया था। जैसे प्रधानमंत्री विकास योजना की बात किया जाए तो फरवरी आपको 2015 में चालू किया गया था, फरवरी 2015 में। फिर इसी तरह सागर माला परियोजना का है तो मार्च 2015 में चालू किया गया था, मार्च 2015 में चालू किया गया था। और सुकन्या समृद्धि योजना का है तो जनवरी 2015 में चालू किया गया था, जनवरी 2015 में। लेकिन भारतमाला परियोजना जो है आपका चालू किया गया था अक्टूबर 2015 में। तो हमें कह रहा था कौन नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 28 में कहता है किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत रौरकेला इस्पात संयंत्र को स्थापित किया गया। तो ये दूसरी पंचवर्षीय योजना के कार्यकाल के दौरान स्थापित किया गया था। अगर दूसरी पंचवर्षीय योजना के कार्यकाल कहा जाए तो 1956 से लेकर 1961 है, 1956 से लेकर 1961। और यह जो योजना है पीसी मोहल्लिस मॉडल पर आधारित है, ये भी कभी पूछते रहता है। और इस योजना के अंतर्गत दुर्गापुर, भिलाई तथा रौरकेला इस्पात संयंत्र को स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से शिक्षा किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ये जो है तो ये आपका शिक्षा बीमा आदि जो है आपका ये तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता था, तृतीय क्षेत्र होगा, ऑप्शन नंबर होगा तृतीय क्षेत्र। और तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है, ये भी याद रखिएगा। और आपका प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र के नाम से कहा जाना जाता है और द्वितीय क्षेत्र को उद्योग क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। अगर सबसे ज्यादा अगर देखा जाए इसका इनकम स्रोत होता है तो तृतीय क्षेत्र से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 30, आरबीआई द्वारा कॉमर्शियल बैंकों से जिस दर पर नगद राशि प्राप्त की जाती है उसे क्या कहते हैं। तो उसे रेपो दर कहते हैं, रेपो दर, ऑप्शन नंबर होगा ए होगा, रेपो दर कहते हैं। यानी रिवर्स रेपो दर के अंदर बहुत सी अल्प अवधि के लिए आरबीआई द्वारा कमर्शियल बैंकों से जिस ब्याज दर पर नगद प्राप्त किया जाता है उसी को ही रेपो दर यानी रेपो रेट कहा जाता है। नेक्स्ट है कि संविधान की किस अनुसूची में कर एवं शुल्क लगाने का प्रावधान है। तो संविधान के जो है 7वीं अनुसूची के अंतर्गत जो है आपको कर लगाने का अधिकार है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका 7वीं अनुसूची, 7वीं अनुसूची याद रखिएगा। और मूल संविधान में आपको 8 अनुसूची थी, इसके अलग अलग संशोधन द्वारा 4 और अनुसूची जोड़े गए और अब तक कुल अनुसूची की संख्या कहा जाए तो 12 हो गया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला क्वेश्चन नंबर आपका 32, भारतीय संविधान के अंतर्गत लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देखते हैं, प्रस्तावना में, मौलिक आधार में या मौलिक कर्तव्य में, ए प्लस बी दोनों में। तो ये भारतीय संविधान के तहत भारतीय लोकतंत्र को आदर्शों की झलक हमें संविधान के प्रस्तावना में मिलती है, ऑप्शन नंबर जो होगा आपका ए होगा, ऑप्शन नंबर ए। और भारतीय प्रस्तावना के माध्यम से संविधान का सार उद्देश्य एवं दर्शन प्रकट होती है। किस मौलिक अधिकार का लक्ष्य सामाजिक भेदभाव का उन्मूलन करता है। तो ये जो है आपका समानता का अधिकार होगा, ऑप्शन नंबर होगा बी। यानी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 तक में समानता के बारे में उपलब्ध किए गए हैं और समानता के मौलिक अधिकार का मूल लक्ष्य सामाजिक भेदभाव का उन्मूलन करता है, तो ऑप्शन नंबर हमें बी हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 34 में कहता है किस संशोधन के तहत राष्ट्रपति को कोई भी मामला मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार प्रदत्त की गई है। तो ये जो आपको किया गया 44वां यानी 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा अनुच्छेद 74 के एक में एक प्रावधान जोड़ा गया जिसके तहत राष्ट्रपति के पास कोई भी मामला मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार है। ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं कि प्रथम स्पीकर कौन थे जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। तो ये जो आपके से प्रथम लोकसभा जो थे अध्यक्ष जीवी मावलंकर के विरुद्ध 15 दिसंबर 1954 को अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। हालांकि यह प्रस्ताव लोकसभा द्वारा अस्वीकार कर दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर हमें हो जाएगा बी। नेक्स्ट है सूचना के अधिकार अधिनियम को राष्ट्रपति द्वारा कब स्वीकृति प्रदान की गई थी। तो ये आपका जो है सूचना के अधिकार द्वारा ये जून 2005 को किया गया था। और याद रखिएगा कि तत्कालीन राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम को 15 जून 2005 को स्वीकृति प्रदान की गई थी, जबकि इसे 12 अक्टूबर 2005 को लागू कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 37 है कि बिहार में पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है। तो ये जो आपको करता है पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व वो राज्य पंचायती राज कर्मचारी जिसे हम पंचायत सचिव या ग्राम सेवक कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो होगा आपका ये हो जाएगा। उपयुक्त कथनों के कौन से एक सही है ये बताना है। कथन एक में कि कथन एक में कहता संसद तथा राज्य विधानमंडल के स्वतंत्र तथा निष्पक्ष चुनाव कराने की शक्ति एवं स्वतंत्र इकाई अर्थात निर्वाचन आयोग को दी गई है। और कथन बी में कहता है कि निर्वाचन के युक्त पद से हटाने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है। तो ये आपका क्या होगा। तो ये जो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, यानी ए और बी दोनों सही है, परंतु ए बी जो है सही स्पष्टीकरण एक नहीं है ए का। तो ऑप्शन नंबर जो होगा आपका बी होगा। हिंदी के राजभाषा के रूप में मान्यता दी गई। तो हिंदी के राजभाषा के रूप में आपका 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता दी गई। ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा आपका बी होगा। और इसी याद में प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं कि पंचायती राज किस सूची का विषय है। तो पंचायती राज जो है आपका भारतीय संविधान के 7वें अनुसूची के अंतर्गत राज सूची का विषय बनाया गया है। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 40 हरित गृह प्रभाव का अर्थ है। हरित गृह प्रभाव का अर्थ जो है वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों के घनीकरण के कारण वायुमंडल में तापमान का बढ़ाना। ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा आपका ए होगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित गैसों में कौन सी एक गैस पृथ्वी पर जीवन के लिए हानिकारक और लाभदायक दोनों है। तो ये जो है आपका है कार्बन डाइऑक्साइड होगा। ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 43 कार्टागेना प्रोटोकॉल का संबंध है प्रदूषण से, जलवायु परिवर्तन से, जैव सुरक्षा समझौता से, इनमें से कोई नहीं। तो ये जो आपको होगा जैव सुरक्षा समझौता से। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी होगा। भारत में मैंग्रोव वनस्पति सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है। कच्छ का रण में, सुंदरवन में, मालाबार तट में, इनमें से कोई नहीं। तो ये जो पाया जाता है ज्वारीय वन डेल्टा प्रदेशों में समुद्र के ज्वारों पर भागों में अधिक पाए जाते हैं। ऑप्शन यानी हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सुंदरवन। वन जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था। तो भारत में वन जीव संरक्षण अधिनियम 9 सितंबर 1972 को पारित किया गया था। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा 45 का ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर आपका 46 का था निम्नलिखित में कौन सी पुस्तक रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा नहीं लिखा गया। विसर्जन, द कोर्ट डांसर, गार्डनर या नेचर क्योर। तो ये जो आपका है नेचर क्योर नहीं लिखा गया। ऑप्शन नंबर नेचर क्योर नहीं लिखा गया।
और ये नेचर क्योर जो लेखक है मोरारजी देसाई है, याद रखिएगा नेचर क्योर का मोरारजी देसाई है, बाकी सभी को रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया है। आगे पढ़ते हैं, राष्ट्रपति महात्मा गांधी को किस वर्ष पहली बार नोबेल पुरस्कार के लिए नामित किया गया था? 1935, 1937, 1936, 1948। तो अगर पहली बार देखा जाए तो इसे ये आपको मिला था इनको 1937 में, 1937 में ऑप्शन नंबर जो होगा बी होगा। और याद रखिए महात्मा गांधी को कुल 5 बार नोबेल पुरस्कार के लिए नामित किया गया था। पहली बार 1937 में उन्हें नामित किया गया था और तथा अंतिम बार 1948 में नामित किया गया था। नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं कि संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये आपका संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन का मुख्यालय वियना में है, ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जाए तो क्वेश्चन नंबर, चंद्रमा तल पर सफलतापूर्वक उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान कौन सा है? लूना 9, अपोलो 11, लूना 3 या इनमें से कोई नहीं? तो ये जो है आपका चंद्रमा तल पर सफलतापूर्वक उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान आपको लूना 9 होगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए होगा। नेक्स्ट है कि किस राज्य में प्रसिद्ध रत्नागिरी मठ स्थित है? महाराष्ट्र, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। तो ये जो आपका रत्नागिरी मठ उड़ीसा में स्थित है, ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, बी। और ये प्राचीन काल में यह एक महावीर बौद्ध मठ था। नेक्स्ट पढ़ते हैं कि एक संतुलित रासायनिक समीकरण किस सिद्धांत पर आधारित होता है? अष्टक नियम, द्रव्यमान संरक्षण का नियम या स्थिर अनुपात का नियम, इनमें से कोई नहीं? तो ये आपका संतुलित जो होता है आपका द्रव्यमान संरक्षण के नियम पर आधारित होता है, ऑप्शन नंबर जो होगा बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 52, निम्नलिखित में कौन एक दुर्बल अम्ल है? HCl, HNO3, CH3, COOH या इनमें से सभी? तो ये आपका होगा CH3 COOH, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। निम्नलिखित में कौन सा क्लोरोफिल का घटक नहीं है? कैल्शियम, कार्बन, मैग्नीशियम, हाइड्रोजन। तो ये जो आपका होगा कैल्शियम, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। कार्नेटाइट निम्न में से किस धातु का अयस्क क्या है? एल्युमिनियम का, मैग्नीशियम का, यूरेनियम का, पोटेशियम का। तो यह हो जाएगा आपका यूरेनियम का, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 55, निम्नलिखित वाक्यों पर विचार करना है। क्लोरीन एवं ब्रोमीन हैलोजन वर्ग के तत्व है। गोल्ड एवं प्लेटिनियम उत्कृष्ट धातु के उदाहरण है। लेड ऑक्साइड को लिथार्ज कहा जाता है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है, ये बताना है। तो ये जो आपको होगा ऑप्शन तीनों सत्य है। क्लोरीन एवं ब्रोमीन हैलोजन वर्ग के तत्व है, ये भी सही होगा। गोल्ड तथा प्लेटिनम उत्कृष्ट धातु के उदाहरण है, ये भी सही होगा। और लेड ऑक्साइड को लिथार्ज कहा जाता है, ये भी सही होगा। तो 1, 2, 3 ऑप्शन में आपका डी है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है किसी बिलियन में बिलियन की कुल मात्रा तथा उसमें मिश्रित विलय की कुल मात्रा का अनुपात कहलाता है। बिलियन का क्वथनांक, बिलियन का श्यानता, बिलियन की सांद्रता, बिलियन की शुद्धता। तो बिलियन की सांद्रता होगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 57 में कहता है कि निम्नलिखित में किसे लकड़ी के एल्कोहल के रूप में जाना जाता है? मेथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल, एथिलीन ग्लाइकॉल या ग्लिसरॉल। तो ये आपका मेथिल अल्कोहल होगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं कि पौधे के मूल जड़ द्वारा जल का अवशोषण किस क्रिया द्वारा होता है? तो ये आपका विसरण द्वारा नहीं परासरण द्वारा होता है, ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में कौन सा लवक फूलों तथा बीजों को विभिन्न रंग प्रदान करते हैं? क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट या टोनोप्लास्ट। तो ये आपका होगा क्रोमोप्लास्ट, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए होगा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा फ्लोएम का भाग नहीं है? चालनी नलिकाएं, सहकोशिकाएं, वाष्पतंतु या वाहिकाएं। तो ये होगा आपका 60 का वाहिकाएं, ऑप्शन नंबर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 61 में कहता है जल संवहन नाल तंत्र की उपस्थिति किस संघ के जंतुओं का लक्षण है? एनिलिडा, पॉरीफेरा, निमेटोडा, इकाइनोडर्मेटा। तो ये आपका होगा इकाइनोडर्मेटा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। रक्त के थक्का बनने में मदद करते हैं।
थ्रोम्बोसाइट, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, तंत्रिका तंत्र, उत्तक। तो ये आपका होगा ऑप्शन नंबर 62 का थ्रोम्बोसाइट होगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका होगा 63 में कहता है निम्न में कौन सा रोग संक्रामक रोग के उदाहरण है? मलेरिया, मधुमेह, रक्त छिंता या गठिया। तो ये जो आपका होगा मलेरिया जो है आपका मलेरिया रोग संक्रमण रोग के उदाहरण है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है कि भैंसों की उत्तम नस्ल मेहसाना और सुरती किस क्षेत्र में पाई जाती है? महाराष्ट्र, पंजाब एवं हरियाणा, गुजरात या उत्तर प्रदेश। तो ये आपको गुजरात में पाई जाती है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। निम्नलिखित में से पौधे की वृद्धि को नियंत्रित करने वाला हार्मोन है? जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, ऑक्सिन या फ्लोरीजेंस। तो ये आपका होगा ऑक्सिन, ऑप्शन नंबर हो जाएगा 65 के सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 66 में कहता है पृथ्वी के ध्रुव पर जी का मान होता है न्यूनतम, सर्वाधिक, शून्य या इनमें से कोई नहीं। तो ये जो आपका सर्वाधिक जो होगा आपका पृथ्वी के ध्रुव पर जी का मान जो आपका वो होगा उस सर्वाधिक होगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। अब विषुवत रेखा पर जी का मान न्यूनतम होता है और जी का मान 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि फोटोन ज्ञान की खोज किसके द्वारा किए गए थे? एंडरसन, पॉली, आइंस्टीन या युकावा। तो ये जो किया गया था फोटोन शब्द की खोज आपका आइंस्टीन द्वारा किया गया था। फोटोन कण की खोज आइंस्टीन द्वारा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो क्या अपरिवर्तित रहता है? आवृत्ति रहता, चाल रहता, तरंगदैर्घ्य रहता और बी और सी दोनों होगा। तो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगा तो अपरिवर्तित रहता है, तो उसे आवृत्ति अपरिवर्तित रहता है, आवृत्ति। नेक्स्ट है नाभिकीय रिएक्टर में किसका प्रयोग नियंत्रक छड़ के रूप में किया जाता है? ग्रेफाइट, बोरॉन, भारी जल या बी और सी दोनों। तो ये जो आपको होगा 69 का नाभिकीय रिएक्टर में नियंत्रक छड़ के रूप में बोरॉन या कैडमियम छड़ का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर जो होगा आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 70 में कहता है कि दिए गए विकल्पों में कौन सा सदिश राशि का उदाहरण नहीं है? काज, त्वरण, बल, इनमें से सभी। तो ये जो आपका है काज नहीं होगा, यानी कार जो है सदिश राशि से ये कह रहा था कि कौन सदिश राशि नहीं है, तो काज नहीं है, सदिश राशि काज नहीं है। और सदिश राशि उसको कहते हैं जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा स्वर धरोहर उत्सव का आयोजन किया गया? पर्यटन मंत्रालय, सहकारिता मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय या विदेश मंत्रालय। तो यह जो आपको किया गया संस्कृति मंत्रालय, ऑप्शन नंबर जो होगा सी होगा। वर्ष 2022 के व्यास सम्मान के लिए किसे चुना गया? शिव शंकरी, डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी, डॉक्टर चंद्रदेव सिन्हा, असगर वजाहत। तो ये आपका वर्ष 2022 का व्यास सम्मान डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को दिया गया, ऑप्शन नंबर जो होगा आपका बी होगा। सुपर कंप्यूटर परम शक्ति को कहाँ स्थापित किया गया? IIT खड़गपुर, IIT गुवाहाटी, IIT गांधीनगर, IIT रुड़की। तो ये आपका IIT खड़गपुर, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं कि वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इनमें भारत को 126वां स्थान प्राप्त हुआ, फिनलैंड को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ, डेनमार्क और आइसलैंड क्रमशः दूसरे और तीसरे पायदान पर है। नेक्स्ट और देखते हैं क्या है, कहता है ये ऑप्शन बता रहा है कि कौन सही होगा, ये बताना। ऑप्शन में हमको कह रहा है कौन कथन सत्य है, ये बताना है। तो 74 का जो आपको कथन होगा 74 के इनमें भारत को 126वां स्थान प्राप्त हुआ, सही है। फिनलैंड को शीर्ष स्थान पर है, ये भी सही है। और डेनमार्क और आइसलैंड का क्रमशः एक दूसरे और तीसरे पायदान पर, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर 1 और 2 3 किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर 1 और 2 आपका डी में है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है भारतीय सेना ने किस देश के साथ संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास साइक्लोन प्रथम का शुभारंभ किया? मिस्र, फ्रांस, बांग्लादेश या मालदीव।
तो ये आपका मिस्र के साथ किया गया है, ऑप्शन नंबर जो होगा आपका ए होगा। 17वां प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन किस शहर में किया गया? जयपुर, दिल्ली, भोपाल, इंदौर। तो 17वां प्रवासी भारतीय दिवस 2023 का आयोजन इंदौर यानी मध्य प्रदेश में किया गया, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 77 में कहा था पर्यटन को प्रोत्साहित देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन प्रदर्शनी फीचर किस देश में आयोजित किया गया? फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, स्पेन, जर्मनी। तो ये आपका स्पेन में किया गया, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी होगा। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? बड़े राज्यों को प्रथम स्थान कर्नाटक का है, इसमें बिहार का स्थान अंतिम है, इसमें पश्चिम बंगाल का स्थान अंतिम से दूसरा है, छोटे राज्यों में सिक्किम श्रेष्ठ स्थान पर है। तो इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 से बड़े राज्यों की रैंकिंग में कर्नाटक जो है, कर्नाटक जो है आपका भारत का श्रेष्ठ राज्य है, जबकि अगर देखा जाए 3.7 अंक के साथ बड़े राज्यों को उत्तर प्रदेश अंतिम पायदान पर है और इनमें बिहार अंतिम से तीसरे स्थान पर है, अंतिम से तीसरे स्थान पर। तो कौन सा सत्य असत्य है? तो ये हमको कह रहा है बिहार पर अंतिम स्थान है, तो यही गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि चालू वर्ष 2023 को निम्नलिखित में किस रूप में मनाया जा रहा है? अंतर्राष्ट्रीय रक्तदाता वर्ष, जैव विविधता हेतु अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, मोटे अनाज के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, आपका मस्तिष्क एवं मत्स्य पालन के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। तो ये जो आपका होगा मोटे अनाजों के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, बिहार जाति आधारित जनगणना 2022 के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या कितनी है? तो बिहार की कुल जनसंख्या अगर देखा जाए तो आपका हो जाएगा कितना? बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी इस देख लीजिए कितना है, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है द मैजिक ऑफ द लास्ट थ्योरी पुस्तक के लेखक कौन है? तो मैजिक ऑफ द लास्ट थ्योरी के पुस्तक लेखी सुधा मूर्ति है, ऑप्शन नंबर जो होगा आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फीफा विश्व कप 2022 से संबंध में कौन सा कथन असत्य है? गोल्डन बूट पुरस्कार किलियन एम्बापे को दिया गया, गोल्डन बॉल पुरस्कार लियान्स मेसी को दिया गया, अर्जेंटीना ने यह दूसरी बार खिताब जीता, फीफा यंग प्लेयर अवार्ड एंजो फर्नीड को दिया गया। तो ये जो आपका होगा अर्जेंटीना यह दूसरी बार खिताब जीता, ऑप्शन नंबर जो होगा ऑप्शन नंबर सी, यही आपका सत्य है। अर्जेंटीना ये दूसरी बार जो खिताब जीता यही जीता, क्योंकि ये अर्जेंटीना को विश्व कप जो फीफा विश्व कप में यह तीसरा खिताब जीता, ये कह रहा था दूसरी बार, तो यही गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है हाल ही में उच्चतम न्यायालय के 5 सदस्यीय संवैधानिक पीठ के एक ऐतिहासिक निर्णय के अनुसार मुख्य चुनाव आयुक्त एवं चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति एवं समिति की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा। इस संवैधानिक पीठ की अध्यक्षता किस न्यायमूर्ति द्वारा किया गया? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन में न्यायमूर्ति के एम जोसेफ, न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस, न्यायमूर्ति ऋषिकेश रॉस या न्यायमूर्ति सी.टी. रवि कुमार। तो ये जो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 83 का ए हो जाएगा, न्यायमूर्ति के एस जोसेफ, ऑप्शन नंबर ए होगा। नींद में कौन सा राज्य स्वयं एवं जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? उत्तराखंड, तमिलनाडु, केरल या मध्य प्रदेश। तो ये आपका दिसंबर 2022 में तमिलनाडु स्वयं का जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है, ऑप्शन नंबर जो होगा आपका बी होगा। हाल ही में न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? तो न्यूजीलैंड के जो प्रधानमंत्री चुने गए हैं, ऑप्शन नंबर जो होगा 85 का क्रिस हिपकिंस को है, ऑप्शन नंबर क्रिप हिपसिंग। तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? सी हो जाएगा, क्रिप हिपसिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका पुलित्जर पुरस्कार 2023 किसने जीता? एवन फैरेल या डेविड एल चिपरफील्ड या पेट्रो पेरोशेंको या इनमें से कोई नहीं। तो डेविड एलवन चिपरफील्ड है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी हो जाएगा। भारतीय सेना के किस कैंट में पहला 3D प्रीडेट घर का उद्घाटन किया गया? अहमदाबाद,
चंडीगढ़, जोधपुर, लखनऊ। तो यह अहमदाबाद होगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ए होगा। निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित है? उत्सव ऐसा राज दिया हुआ, तो देखते हैं कौन है सही सुमेलित। तिरुसरपुरम उत्सव तमिलनाडु में है, खारची उत्सव मणिपुर में है, तुरग्या उत्सव अरुणाचल प्रदेश में है, परशुराम कुंडल महोत्सव छत्तीसगढ़ में है। तो कौन सुमेलित है हमें यह पूछ रहा था। तो सुमेलित इसमें देखा जाए तुरग्या उत्सव अरुणाचल प्रदेश में है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी हो जाएगा। बाकी नहीं है। देखिए ये जो है त्रिशूरपुरम उत्सव आपका केरल में है, केरल याद रखिएगा, केरल है। और खारची उत्सव जो है त्रिपुरा में है, त्रिपुरा में है। और ये जो आपको परशुराम कुंडल महोत्सव अरुणाचल प्रदेश में है, अरुणाचल प्रदेश। तो हमें सुमेलित करा था, तो तीसरा सुमेलित है। नेक्स्ट है, भारत सरकार ने कालाजार को पूरी तरह से समाप्त करने का लक्ष्य कब तक रखा गया? कालाजार 2023, 2025, 2027, 2030। तो ये आपका 2023 तक रखा गया, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। जबकि ये जो रखा गया था WHO द्वारा यह लक्ष्य 2030 तक रखा गया। ये आपका भारत में 2023 है और WHO द्वारा 2030 तक रखा गया। नेक्स्ट है, वर्तमान भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन है? शैलेश पाठक, देवाशीष पांडा, हिमांशु पाठक, इनमें से कोई नहीं। तो ये है देवाशीष पांडा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 91, विश्व कैंसर दिवस 2023 का थीम विषय क्या है? तो ये विश्व कैंसर दिवस का जो है 2023 का प्रथम जो थीम है क्लोज द केयर गैप है, ऑप्शन नंबर होगा ए होगा। और प्रत्येक वर्ष 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि अर्जुन पुरस्कार 2022 विजेता श्रीजा अकुला का संबंध किस खेल से है? शूटिंग, कबड्डी, तैराकी या टेबल टेनिस। तो ये जो अर्जुन पुरस्कार 2022 के विजेता श्रीजा अकुला का संबंध टेबल टेनिस से है, ऑप्शन नंबर जो होगा आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 93 कहता है कि 49वां G7 शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? जर्मनी, जापान, इटली, मिस्र। तो ये आपका जो है 48 जो है आपका जो 49वां G शिखर सम्मेलन 2023 में जापान में होगा, ऑप्शन नंबर जापान में। अगर ये आपका 48वां का है तो G शिखर सम्मेलन आपका ये G शिखर सम्मेलन 49वां जो है 49वां आपका जापान में होगा, ये सही है। और एक होता है 49वां, तो 49वां शिखर जो होगा आपका ये भी जापान में ही होगा, जापान में होगा। नेक्स्ट अगला पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 94, किस वित्त वर्ष 2023-24 के लिए प्राथमिक घाटा का अनुमान लगाया गया? तो ये घाटा का अनुमान लगाया गया है, ऑप्शन नंबर जो होगा आपका बी होगा। से आपका 7 क्या है 7 इकाई दहाई से 1000 10 लाख 7,06,845 करोड़। आर्थिक समीक्षा के अनुसार अप्रैल से सितंबर 2022 तक भारत में सर्वाधिक FDI निवेश करने वाला देश का सही क्रम है? सिंगापुर, UAE या मॉरिशस, USA या सिंगापुर या USA, सिंगापुर मॉरिशस या सिंगापुर मॉरिशस UAE। तो ये जो आपका होगा 95 का ऑप्शन नंबर डी होगा, सिंगापुर मॉरिशस UAE होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपका मैथ है आपका। ये आज का सेट कंप्लीट हुआ। अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, और नए होंगे तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसके पहले आपका रुक्मणी प्रकाशन का 30 सेट कंप्लीट है, प्रैक्टिस सेट। ये आपका नया सेट आया है इजूटेरिया का वॉल्यूम 2, इसको मैं लिया, इसका मैं प्ले लिस्ट बना देंगे, आप बारी बारी से देखते रहिएगा। इसमें 15 सेट है, 15 सेट आपको मैं कोशिश करेंगे जल्दी कंप्लीट कर दें, ताकि आप लोग सेट प्रैक्टिस करके कंफर्म हो जाएगी कितना आपका नंबर आ रहा है। अगर नए होंगे तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू।